नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन पढ़ रहे थे अपनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अपनी चर्चा चल रही थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण। ये वाला चैप्टर अपना रनिंग में था। यथार्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज की अपनी ये चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ये आज अपनी इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी। शुरुआत के जो सात एक्सरसाइज इसमें थी बर्नौली तक, जो बर्नौली तक इसमें एक्सरसाइज थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वहाँ तक का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे मान लो एग्जाम में आपको 70 से 80% तक क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, रेयर उसके आगे भी कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पढ़ना अपने को पूरा ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन वहाँ तक अपने को एक क्वेश्चन पूरी मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की आज अपनी अंतिम क्लास होगी। कोशिश करते हैं, हो सकता है अगली भी हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे अपन अपनी इस क्लास में कंप्लीट करने की, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है, छोटे छोटे से मेथड है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट क्लास तक अपन 4 रूल पढ़ चुके थे, 4 या 5 जितने भी नियम थे। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कितने नियम अपन पढ़ चुके थे। इसमें 4 नियम अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। टोटल 6 रूल इसमें है। पहला रूल तो कौन सा था? पहला तो कोई रूल ही नहीं था। पहला तो इतना था कि बस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग सारे आपको याद रखने थे। बोरिंग सा चैप्टर था। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर mx + ny = 0 ना मिले आपको, ठीक है, तो वही क्या होगा, 1/mx + ny, वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगले वाले में बीच में माइनस आ जाता है। उससे अगले वाला जो अपन ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, जो अंतिम था, नियम नंबर 4 पढ़ा था अपन ने कि भाई साहब 1/m ∂m/∂y - ∂n/∂x बराबर आपको कोई अक्ष का फंक्शन मिले या फिर कोई कांस्टेंट मिले। इसके ऊपर अपन ने क्वेश्चन भी किया था। बराबर में कोई अक्ष का फंक्शन मिले या कांस्टेंट मिले, तब इसका जो IF होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होगा e⁻fx dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और इसका इंटीग्रेशन, ये अपन ने IF निकाला था। IF निकालने के बाद अपनी जो mdx + ndy के रूप की इक्वेशन थी, ठीक है, इसी इक्वेशन तो सारी इसी रूप की होगी। इस पूरी इक्वेशन को अपन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास एक नई इक्वेशन आ गई mdx + ndy = 0 की। ये एक नई इक्वेशन अपने पास आ गई थी। ये क्या बन गई थी, अपन ने ∂m/∂y, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन होती है ∂m/∂y = ∂n/∂x। ये करके अपन ने दिखा दिया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद तो अपने को पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला इसमें नियम है, जो अगला रूल है, उसकी बात करते हैं। तो ये कहता है कि भाई साहब बराबर में x का फंक्शन तो आ गया, बराबर में, या कोई कांस्टेंट आ गया, लेकिन बराबर में कोई y का फंक्शन भी तो आ सकता है। तो वो इस कंडीशन में आएगा कि यहाँ तो m हो, यहाँ ∂n/∂x हो, और यहाँ ∂m/∂y हो। अब क्या आएगा आपके पास, बराबर में कोई y का फंक्शन आएगा, ठीक है। बराबर में अब क्या आएगा आपका, इस कंडीशन में y का कोई फंक्शन आएगा या फिर कोई कांस्टेंट आएगा, या फिर क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। ये आपका रूल नंबर 5 आता है। ये आपका रूल नंबर 5 है, ठीक है, नियम नंबर 5, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है आपको भाई साहब mdx + ndy = 0 की एक इक्वेशन दी हुई होगी। ये इक्वेशन हमें दी हुई होती है। m यहाँ से पता है, n पता है, और आपको क्या करना है, ∂n/∂y निकालना है, ∂n/∂x निकालता है, इस इक्वेशन में पुट करना है। देखना है बराबर में y का फंक्शन या कोई कांस्टेंट आएगा, तब इसका जो IF होगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो e⁻fy dy होगा। इसका IF क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e⁻fy dy होगा।
किस कंडीशन में होगा, अगर बराबर में कोई y का फंक्शन या कोई कांस्टेंट मिले तो, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो IF होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो ये होगा। उसके बाद तो पता ही होगा, जैसे ही हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से इस वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं mdx प्लस ndy बराबर 0 की फॉर्मेट से, और वहाँ अपने को वो इक्वेशन मिल जाती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो हम जानते ही हैं। तो आई होप मेथड समझ में आ गया होगा। अब देखो इतने क्वेश्चंस अपन कर चुके पूरी इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, तो आपको अब क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आपको ये पता चल गया हाँ ये मेथड लगा रहे हैं अपन, तो वो मेथड लगा दो, क्वेश्चन तो सारे वही हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो सारे वही हैं, मेथड चेंज हो रहे हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई प्लस x स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अपन इसमें सिंस आपको दिख रहा है ये इक्वेशन हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इस फॉर्मेट की इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे तो हमें m का मान तो मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, n का मान हमें मिलेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन मिल गई। ये m का मान मिल गया, ये हमें n का मान मिल गया। हमें क्या करना है यहाँ से देखना, सिंस हम जानते हैं अब 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल y बराबर कोई y का फंक्शन मिलना चाहिए। तो देखना सिंस मैं निकालता हूँ डेल n अपॉन डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में मैं क्या करता हूँ अवकलन करता हूँ, ठीक है। तो मुझे मिलेगा y तो कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसा का ऐसा 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6xy स्क्वायर प्लस यहाँ से इसका देखो y ऐसा का ऐसा, तो ये 2xy माइनस 6x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसी प्रकार मैं निकालता हूँ डेल m अपॉन डेल y निकालता हूँ। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करो तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है, x ऐसा का ऐसा y स्क्वायर का 2xy। ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो m का मान तो मेरे पास 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डेल n अपॉन डेल एक्स ये रहा 6xy स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर माइनस का डेल m अपॉन डेल y, तो माइनस का 2xy, ठीक है, 2xy से 2xy कैंसिल हो गया, तो 1/xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 6 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास मान आ गया 6। वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। मीन्स ये क्या आ रहा है कोई कांस्टेंट आ रहा है, मीन्स मुझे 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y बराबर क्या मिला 6 मिला। 6 क्या है कोई कांस्टेंट मिल गया भाई साहब, क्या मिल गया कोई कांस्टेंट मिल गया। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब कोई कांस्टेंट मुझे मिल गया तो मैं क्या कहूँगा, ये इस फॉर्मेट है, मतलब इसका जो IF होगा वो क्या होगा, IF बराबर e की पावर fy dy होगा। बोलो आई बात समझ में, ठीक है, fy dy। तो fy की जगह मतलब क्या है 6 है, मतलब कोई कांस्टेंट है, तो e की पावर 6 dy, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy का y हो जाएगा, तो e की पावर 6y, ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो IF का मान अपने पास क्या है भाई साहब e की पावर 6y आ गया। तो ये IF का मान अब मैं इससे गुणा करवा देता हूँ, ठीक है, IF का मान को इससे मैं गुणा करवाता हूँ, तो मेरे पास e की पावर y xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस e की पावर y 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। बोलो आई बात समझ में। अब देखो ये नई इक्वेशन आ गई अपने पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट की। अब चेक करो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। इसके लिए m का मान तो ये रहा, n का मान अपने पास ये रहा। क्या करना है इसका, सबसे पहले इसका करेंगे अपन डेल m अपॉन डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखना मैं इसका u इंटू वी से करूंगा, u इंटू वी से करूंगा तो e की पावर y ऐसा का ऐसा, अंदर वाले का x ऐसा का ऐसा, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा तो 2xy, ये माइनस का 0, फिर बीच में प्लस आता है। अब एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ई की पावर वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई हो जाएगा। ये मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया। सिमिलरली मैं निकालता हूँ डेल एन अपॉन डेल एक्स, मैं निकालता हूँ डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये मेरे पास एन की वैल्यू है। ठीक है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में मैं अवकलन करता हूँ, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में मैं अवकलन करता हूँ तो देखना ई की पावर वाई तो मेरा कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा। अंदर मेरे पास देखना वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ये ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा तो 6x वाई स्क्वायर, फिर देखना इसका कितना हो जाएगा 2xy तो प्लस का 2xy, फिर इधर देखना ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर तो माइनस का 6x स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया dy बराबर 0। बोलो ये बात समझ में आ गई। डेल एम अपॉन डेल वाई का मान आ गया एंड डेल एन अपॉन डेल वाई का मान आ गया। सॉरी ये dy गलत लगा दिया। अब यहाँ से देखना आगे मैं एक सेकंड देखना, ये e की पावर 6y है तो ये 6y है, यहाँ y नहीं है 6y, ये भी कितना होगा 6y। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई तो यहाँ से इसको एक बार दोबारा हम सॉल्व करते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई दोबारा निकाल देते हैं। ठीक है, ये छोटी सी 6y था यहाँ, तो देखो u इंटू वी से करेंगे तो e की पावर 6y ऐसा का ऐसा, अंदर वाले का करते हैं तो ये देखो x तो कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा तो 2xy। ठीक है, और माइनस इसका 0, फिर प्लस, अब देखो x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, e की पावर 6y का करो तो e की पावर 6y का ये हो गया। ठीक है, अवकलन, और साथ में 6 क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से देखो अब ये वाला तो यहाँ 6y रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो e की पावर 6y दोनों में कॉमन आ जाएगा तो इसको हटा लो। ठीक है, ये क्या आ गया दोनों में कॉमन आ गया। अब देखो इस 6 को भी अंदर ले जाओ तो ये कितना बन गया 6x स्क्वायर। देखो ये दोनों बराबर है क्या 2xy आ रहा है, बाहर e की पावर 6y है, 2xy प्लस का 6xy स्क्वायर प्लस का माइनस का 6x स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ से हमें क्या मिल गया डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स मिल गया। हमें यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स मिल गया। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, अतः यह यथार्थ अवकल समीकरण है, यह यथार्थ अवकल समीकरण है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है भाई साहब, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा u(xy) प्लस vy बराबर c। ठीक है, और ux बराबर क्या होता है, u(xy) बराबर भाई साहब होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m का मान अपने पास ये रहा। ठीक है, m का मान अपने पास ये रहा, मीन्स e की पावर 6y। ठीक है, इधर करते हैं तो देखना u(xy) बराबर क्या होगा दोस्तों, ये होगा m dx। ठीक है, m का मान मेरे पास क्या है ये रहा। ठीक है, तो देखना e की पावर 6y एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर 6y तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, तो e की पावर 6y को तो बाहर ले लिया। अंदर देखना वाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो ये ऐसा का ऐसा, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये क्या आ गया मेरे पास u(xy) का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका y के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं।
तो y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो u इंटू वी से करेंगे, तो पहले e की पावर 6y ऐसा का ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आगे देखना एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट रहेगा, ये ऐसा का ऐसा, y का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो 2y एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा दोस्तों y एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर माइनस का इसका 0 हो जाएगा, फिर प्लस अब ये वाला ऐसा का ऐसा यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा e की पावर 6y का e की पावर 6y और साथ में मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ से पूरे में से e की पावर 6y तो कॉमन ले लो सर, ठीक है, तो ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ तो बचेगा सर y एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 6 को सर अंदर लाओ, 6 को अंदर लाएंगे तो 2 से 3 बार कटेगा ये, ठीक है, 6 कट जाएगा, तो यहाँ 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस यहाँ से इसको अंदर ले आओ, ठीक है, ये बट्टे में 3 भी तो था, ठीक है, इस 6 को अंदर लाओ तो 2, तो माइनस का 2x क्यूब बचेगा। ये अपने पास सर डेल यू अपॉन डेल वाई का मान आ गया। फिर क्या करते हैं वी वाई निकालते हैं, वी वाई बराबर होता है एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले तो अपन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं, तो देखो ई की एन का मान कितना है, एन का मान ये रहा सर, ठीक है, उठा लो यहाँ से, तो ई की पावर 6y, तो दोनों में से कॉमन ही ले लेता हूँ, ई की पावर 6y कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखो 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x क्यूब कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ y स्क्वायर बचेगा, यानी कि n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर मेरे पास बचेगा सर y स्क्वायर e की पावर 6y। इसका क्या करते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें vy का मान मिलता है। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो पहले आएगा, ये एक्सपोनेंशियल है बाद में आएगा, तो इसको पहला मानना है, इसको दूसरा मानना है, आइलेट लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। vy का मान निकाल देना, ठीक है, आइलेट लगा के, ux का मान मैंने बता दिया, यहाँ से कहाँ गया, ये रहा ux का मान, vy u और v के मान को जोड़ देना, बराबर में क्या है c आ जाएगा, वही अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर में आपको बता देता हूँ क्या आ रहा है, फाइनल आंसर दोस्तों आ रहा है अपने पास, यहाँ लिख रहा हूँ, जो फाइनल आंसर है वो है e की पावर 6y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस वाई बाई 18 प्लस 1/108। ये अपने पास फाइनल आंसर है, माइनस वाई बराबर सी, ये अपना फाइनल आंसर इसमें आ रहा है। तो क्लियर है सभी स्टूडेंट को। तो ये एक क्वेश्चन, हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एक एक दो क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कर चुके ऑलरेडी, काफ़ी समय इसको अपन दे चुके। जहाँ तक इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ज़्यादा था वहाँ तक अपन ने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन आप स्वयं करें, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन इस पर करना ये एक समझदारी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ अपना टाइम खराब होगा। आपको तो करके देखने हैं, हमें क्या है कि अभी और भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करना है और इसके साथ में आपके बचे हुए 2 पेपर भी कंप्लीट करने हैं। तो देखना आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं नियम नंबर 6 की तरफ, अपना जो अंतिम नियम है उसकी तरफ चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रूल है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रूल है। तो अगला रूल आपका कहता है रूल नंबर 6, यह आपका कहता है यदि x की पावर a y की पावर b एक्स वाई डी वाई, ठीक है, एक्स वाई डी वाई प्लस ये होता है एम वाई डी एक्स प्लस
एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर आर वाई की पावर आर पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई बराबर 0, इस फॉर्मेट की इक्वेशन हो। किस फॉर्मेट की? इस फॉर्मेट की अगर इक्वेशन होती है आपके पास, ध्यान रखना, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये m क्या है यहाँ कांस्टेंट है, ये a क्या है कांस्टेंट है, b क्या है कांस्टेंट है, n क्या है कांस्टेंट है, r क्या है कांस्टेंट है, s भी क्या है कांस्टेंट, p क्या है कांस्टेंट, q क्या है कांस्टेंट। तो ध्यान रखना यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ a b m n r s p q क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? सारे के सारे कांस्टेंट है। तो ये रूप समझ में थोड़ा कम ही आया हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इस फॉर्मेट की, जैसे मैं एक ऐसी इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई 2y dx प्लस 3x dy प्लस एक्स क्यूब वाई और 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। ये देखो इसी फॉर्मेट की तो इक्वेशन है, इसी फॉर्मेट की। यहाँ देखो a का मान 2 है, यहाँ b का मान 1 है, यहाँ m का मान 2 है, यहाँ n का मान 3 है, यहाँ r का मान 3 है, यहाँ s का मान 1 है, p का मान 3 है और q का मान 4 है। पूरी की पूरी इक्वेशन यही तो फॉर्मेट, यही तो है, इस इक्वेशन का फॉर्मेट यही तो है। तो इसी प्रकार की इक्वेशन आपको इस बार मिलेगी। और देखो यहाँ जरूरी नहीं है कुछ हो, यहाँ ये भी हो सकता है, इस फॉर्मेट की इक्वेशन भी यही है। देखो ये अलग अलग नहीं है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो एक्स वाई का कोई फंक्शन है ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है। और भगवान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और 1 का मतलब x की पावर 0 y की पावर 0, ठीक है। मतलब ये आ रहा है ना, ये दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ है तो सही, दिख नहीं रहा। मतलब x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है, y की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 को गुणा करके दिखाओ या ना दिखाओ, बात तो एक ही है, बात तो क्या है? एक ही है। तो x की पावर 0 y की पावर 0 ये है तो सही ना। तो इसी रूप की तो इक्वेशन आपके पास, अलग तो है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इस टाइप की इक्वेशन आपके पास होगी तब ध्यान रखना, इसका जो IF होगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो x की पावर h y की पावर k होगा। इस टाइप की इक्वेशन दिखते ही आप तो क्या मान लो कि सर इसका जो IF होगा, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो x की पावर h y की पावर k होगा। पूरी इस समीकरण को आप क्या करोगे? x की पावर h y की पावर k, x की पावर h y की पावर k से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद dx वाले पदों को तो एक जगह ले लो, dy वाले पदों को एक जगह ले लो। इक्वेशन आपकी बन जाएगी mdx प्लस ndy बराबर 0। ये इक्वेशन आपके पास बच जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है? h और k के मान निकालने हैं। उसके बाद हमें h और k के मान निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं उस पर अब हम चर्चा करते हैं। तो आई होप थोड़ा मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। पूरा जब क्लियर होगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखेंगे। 6 नंबर का नियम है, तो देखना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, सॉरी रूल नंबर 6 है। इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 2y dx प्लस 3x dy, 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। यही है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ एकदम। 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy इंटू 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखो अभी जो फॉर्मेट हमने लिखा था उसी फॉर्मेट का है क्या? बिल्कुल सर उसी फॉर्मेट का है, एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई, फिर x की पावर r y की पावर s, यहाँ वही चीज़ है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ना कि x की पावर 0 y की पावर 0, तो सर ये इसी का फॉर्मेट का है। तो मैं क्या कहूँगा, सिंस यह अवकल समीकरण x की पावर a y की पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस 2x की पावर r y की पावर s और पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई बराबर 0 के रूप की है, 0 के रूप की है। अतः इस रूप की, अतः मैं क्या कहूँगा, अतः इसका IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x की पावर h y की पावर k होगा। बोलो आई बात समझ में? मैं इस x की पावर h y की पावर k से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अपन क्या जानते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये एक चीज देखना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट की भी है। कैसे है, डी एक्स वाले पदों को एक जगह करके डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई वाले पदों को एक जगह करके डी वाई कॉमन ले लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्मेट की इक्वेशन है। जब भी आप किसी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट की इक्वेशन को, ठीक है, इस फॉर्मेट की इक्वेशन को जब भी आप किसी इसके IF से यानी कि इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये इक्वेशन आपकी यथार्थ अवकल समीकरण बन जाती है, यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इसको IF से गुणा करते ही ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो कहने का मतलब है, जब मैं इस इक्वेशन को इसके IF से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो देखना, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन बनेगी x की पावर h y की पावर k 2y dx प्लस 3x dy, फिर प्लस 2x की पावर h y की पावर k 2xy 3y dx प्लस 4x dy बराबर 0। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, ठीक है, इसको पूरे को अंदर ले जाओ तो 2 तो ऐसा कैसा, x की पावर h ऐसा कैसा, y की पावर k इंटू वाई की पावर 1, तो y की पावर k प्लस 1 बन जाएगा ये dx, फिर प्लस इसको भी अंदर ले जाओ तो y 3 ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, सॉरी x इंटू एक्स की पावर h क्या बन जाएगा, x की पावर h प्लस 1, और y ऐसा का ऐसा, और साथ में क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा y की पावर k। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये इक्वेशन आ गई। फिर प्लस इसको भी अंदर ले लो, इसको अंदर लोगे तो पहले 2 तो बाहर, पहले मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखो x की पावर h इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x की पावर h प्लस 1, y की पावर 1 इंटू क्या बन जाएगा, k प्लस 1, और 2 बाहर ले लो, मतलब ये वाली इक्वेशन है। अब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया, x की पावर h प्लस 1 ऐसा का ऐसा, y की पावर k प्लस 1 इंटू वाई क्या बन जाएगा, y की पावर k प्लस 2 और dx, फिर प्लस 4 दूनी 8, y की पावर k प्लस 1 ऐसा का ऐसा, x की पावर h प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, x की पावर h प्लस 2 इंटू वाई की पावर k प्लस 1 इंटू डी वाई बराबर 0। अब देखो ये dx की टर्म है, ये dx की टर्म है, dx बाहर निकाल लो यहाँ से, तो 2x की पावर h y की पावर k प्लस 1, फिर प्लस 6x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2, और साथ में क्या आ जाएगा सर, dx आ जाएगा, फिर प्लस अब ये y की टर्म है dy की, तो 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1, प्लस ये वाली भी dy की है तो 8x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, dy बराबर 0। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो दोस्तों ये अपने को दिख रही है सर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम जानते हैं
हम जानते हैं यह एग्जैक्ट होगी, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कब होगी? यदि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स हो। अर्थात मैं क्या कहूँगा कि इसको एन इधर ले आओ, तो डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स का मान माइनस क्या हो? 0 हो। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहाँ से m का मान मेरे पास है, m का मान मेरे पास क्या है दोस्तों? m बराबर है 2x की पावर h y की पावर k प्लस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? प्लस 6x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2, ये तो मेरे पास m का मान है। सिमिलरली n का मान मेरे पास है 3x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 प्लस 8x की पावर h प्लस 2 इंटू वाई की पावर k प्लस 1, ये मेरे पास n का मान है। ये तो मेरे पास किसका मान है? n का मान है, और वो मेरे पास m का मान है। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ देखना, ये y की पावर k ही है, यहाँ k प्लस 1 नहीं है, ये y की पावर k रहेगा। ठीक है, ये गलती से देखो y की पावर k है तो y की पावर k ही रहेगा, तो ये y की पावर k ही रहेगा, ये ध्यान रखें आप। ये अपने पास क्या होगा? m और n के मान आ गए। यहाँ से मैं क्या करूँगा? डेल m अपॉन डेल वाई निकालूंगा। डेल m अपॉन डेल वाई बराबर 2x की पावर h तो कांस्टेंट रहेगा सर, y की पावर k प्लस 1 के लिए k प्लस 1 पीछे आ जाएगा, k प्लस 1 तो पीछे आएगा, और बचेगा क्या? -1 होगा, तो 1 से 1 कैंसिल, तो y की पावर k प्लस, यहाँ से 6x की पावर h प्लस 1 कॉन्स्टेंट रहेगा, k प्लस 2 पीछे आ जाएगा, बचेगा क्या? y की पावर k प्लस 1 बचेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक समझ में आया होगा। सिमिलरली मैं इसका डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालता हूँ, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर देखना सर 3y की पावर k तो ऐसा का ऐसा रहेगा, h प्लस 1 पीछे आ जाएगा, तो x की पावर h बच जाएगा। सिमिलरली y की पावर k प्लस 1 और 8 ऐसा का ऐसा रहेगा, h प्लस 2 पीछे आ जाएगा, बचेगा क्या? x की पावर h प्लस 1 बचेगा। दोनों समीकरण को इस समीकरण में मान रखो। ठीक है, इस समीकरण में मान रखता हूं, तो देखना सर 2x की पावर h k प्लस 1 y की पावर k प्लस 6 k प्लस 2 x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 माइनस 3x की पावर h y की पावर k h प्लस 1 प्लस 8x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 h प्लस 2 बराबर 0। बीच में माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब देखना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेता हूँ, y की पावर k x की पावर h इसको अलग लिखता हूँ। तो देखना ऊपर चलते हैं, वापस इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा भी आ रहा है करने में, क्योंकि एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो देखना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x की पावर h y की पावर k और x की पावर h y की पावर k कॉमन लेते हैं। तो देखना, तो बचेगा 2k प्लस 1 माइनस 3h प्लस 1, बाहर आएगा x की पावर h y की पावर k। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर बीच में, फिर यहाँ से x की पावर h प्लस 1 और ये वाला कॉमन आ जाएगा, तो प्लस यहाँ बचेगा 6k प्लस 2 माइनस 8h प्लस 2, बाहर आ जाएगा x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 1 बराबर 0। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह कब संभव होगा? अरे इनका मान 0 कब होगा? जब ये तो देखो 0 कभी नहीं हो सकता,
ये तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि h और k का मान आप कुछ भी ले लो, h और k का मान आप कुछ भी ले लो, क्या ये जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही जीरो ये हो सकता है। तो ये तभी संभव होगा जब इसका मान जीरो हो और इसका मान जीरो हो। मैथमेटिकल रूल में अपन पढ़ते हैं ना, अपन क्या दिखा रहे हैं, इसको बराबर में जीरो दिखा रहे हैं। अपने को पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर में जीरो होगा। ठीक है, बराबर में जीरो होगा, क्योंकि ये अपन ने काम किया है डेल एम अपॉन डेल ये वाला, ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। तो ये जीरो तभी संभव है, कब संभव है? ये तो भाई साहब जीरो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकते। h और k का मान आप भले जीरो ले लो यहाँ, फिर भी 1 तो आएगा ही। तो ये तो जीरो किसी केस में नहीं हो सकता। जीरो कौन हो सकता है? अंदर वाले हो सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब 2k + 1 - 3h + 1 का मान जीरो हो एंड 6k + 2 - 8h + 2 बराबर जीरो हो। ये तभी संभव है। दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं सर? दोनों इक्वेशन से हम h और k के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन, अब दो इक्वेशन हमारे पास है, h और k के मान निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट, आप निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। h का मान तो यहाँ से 1 मिलेगा, k का मान यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक है, मैं इक्वेशन चेक कर लेता हूँ सही है ये क्या। 2k + 1 - 3h + 1 बराबर जीरो, एकदम सही है। अगली वाली 6k + 2 - 8h + 2 बराबर जीरो, एकदम सही है। h का मान 1 आ गया, k का मान 2 आ गया। मीन्स अपना जो IF था वो था x की पावर h, y की पावर k। h का मान रखो x, y का मान रखो 2। अतः मैं क्या कहूँगा कि जो IF आया है वो आएगा वो xy²। इतना काम करने के बाद हमारे पास क्या है? IF आया है, जो क्या आया? xy² आया था। क्लियर? तो xy यहाँ रख दो। अब देखो ज़्यादा काम नहीं करना है। इस इक्वेशन में h का मान 1, y का मान 2, h का मान 1, y का मान 2, h का मान 1, y का मान 2, h का मान 1, y का मान, k का मान 2, सॉरी। ठीक है, ये मैंने रख दिया। तो जो इक्वेशन आएगी इसको सोल्व करके लिख देते हैं। इक्वेशन आएगी 2xy³ + 6x² y की पावर 4 dx + 3x² y² + 8x³ y³ और dy बराबर जीरो। ये सर अपने पास अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई अपने पास? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये अपने पास एग्जैक्ट, देखो मैंने ज्यादा काम नहीं किया। मैंने अपने को क्या करना था? वापस इस xy² के मान को जो अपने पास इक्वेशन थी उससे गुणा करना था। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास ये इक्वेशन आई हुई थी, मैंने इसी इक्वेशन में h और k के मान रख दिए, तो इक्वेशन तो यही आनी थी। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं क्या यही इक्वेशन सही है क्या। 2xy³ + 6x² y की पावर 4 dx + 3x² y² + 8x³ y³ dy बराबर जीरो, बिल्कुल एकदम सही है। यही अपनी इक्वेशन है। यही क्या है? यह क्या हो गई? अब यथार्थ अवकल समीकरण है। दिख रहा आपको किस फॉर्मेट में है? ये mdx + ndy बराबर जीरो के फॉर्मेट की इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन uxy + vy बराबर क्या पढ़ते हैं अपन? जीरो पढ़ते हैं। ये अपन बराबर में जीरो पढ़ते हैं, जानते हैं सभी स्टूडेंट को। और uxy का मान क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ mdx होता है। इसका मान क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ mdx होता है। तो uxy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ m का मान ये रहा 2xy³ + 6x² y की पावर 4 dx। y वाले तो सारे कांस्टेंट रहेंगे, तो uxy बराबर मेरे पास यहाँ से 2x²/2 y³ + 6x³/3 y की पावर 4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया? 2 आ गया। तो मेरे पास आंसर आएगा x² y³ + 2x³ y की पावर 4। ये मेरे पास uxy का मान आ गया। यहाँ से मैं निकालूंगा del u अपॉन del y। तो del u अपॉन del y बराबर मेरे पास आएगा, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करो तो 3x² y² प्लस यहाँ से आएगा 8x³ y³। ठीक है, घटा दो, किस में से? n में से घटा दो। n का मान ये रहा
3x² प्लस 8x³ y³ -3x² माइनस 8x³ ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल। n का मान आ गया भाई साहब 0। ठीक है, n का मान क्या आ गया? 0 आ गया। n का मान 0 आ गया मतलब सॉरी n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का मान 0 आ गया। इस 0 का इंटीग्रेशन भी 0 होगा मतलब वी वाई का मान क्या आ गया? 0। अपनी इक्वेशन में मान रख दो। यू एक्स वाई का मान तो मेरे पास आया था x² y³ प्लस 2x³ y⁴ बराबर c। ये क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा। और ये एकदम करेक्ट है, आंसर से भी मैच हो रहे हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो ये अपनी एक एक्सरसाइज और कंप्लीट होती है। ठीक है, आपका जो नियम नंबर 6 है वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। इस नियम नंबर 6 के साथ अपनी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है वो भी भाई साहब कंप्लीट होता है। इस रूल के साथ, इस नियम के साथ अपना जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब इसमें एक अंतिम एक्सरसाइज और बचती है, और वो एक्सरसाइज आपकी अपन पीछे जो 7 एक्सरसाइज 6 या 7 एक्सरसाइज अपन जहाँ तक अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट की थी उसके जस्ट पहले का पार्ट जहाँ छोड़ा था उसी के आगे का पार्ट ये वापस आता है। जहाँ अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ी थी ना उसी के आगे का पार्ट ये आता है। या आप ये भी कह सकते हो कि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो एग्जैक्ट से कोई लेना देना है। यहाँ अपने जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी जो ये 6-7 जितनी भी एक्सरसाइज थी, 5 थी, 6 थी या 7 थी, वो सारी की सारी कंप्लीट होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कंप्लीट है अपना। मीन्स अपनी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्सरसाइज हो चुकी है अपनी। तो जहाँ तक अपन ने 7 एक्सरसाइज पढ़ी थी ना उसके आगे की एक्सरसाइज है यही, मतलब वही चीज़ है जो अपन पहले कर रहे थे, मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल या सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसका मतलब है, हिंदी में देख लेता हूँ, इसको बोलते हैं चर राशियों के परिवर्तन की विधि। इसको हिंदी में बोलते हैं चर राशियों के परिवर्तन की विधि या प्रतिस्थापन मेथड, या प्रतिस्थापन विधि। मेथड को हिंदी में बोलते हैं विधि। ठीक है, इसकी चर्चा हम करते हैं अब। ठीक है, ये क्या कहता है? कहने का मतलब है हमें इस बार जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी उसमें हमें वही काम करना है जो अपन दूसरी एक्सरसाइज में करे थे। दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्या करा था? दूसरी एक्सरसाइज में हमने चरों का पृथक्करण किया था। यहाँ भी वही काम करना है। इसका भी कोई अब स्पेशल मेथड नहीं है। वहाँ क्या किया था? dx, x वाले पदों को dx के साथ लिया था, y वाले पदों को dy के साथ लिया था। जैसे जैसे आगे बढ़े थे, जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते गए थे, मामला कॉम्प्लिकेटेड होता गया था। तो उसमें हमने क्या किया था? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, मीन्स किसी ना किसी चीज़ को कुछ मानना था, v बराबर y/x या x/y। सारे के सारे काम यहाँ वापस करने हैं। ठीक है, इसमें वही काम करने हैं। मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, तो ध्यान से रखना। नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, मैं कुछ मेथड लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, कुछ मतलब क्या किसकी जगह हमें क्या मानना है, 2-4 चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रख लेना। तो ध्यान रखना dy/dx बराबर अगर आपके पास ax प्लस by प्लस c इस प्रकार की इक्वेशन आपको दी हुई है, तब ध्यान रखना आपको ax प्लस by प्लस c बराबर v पुट करना है। ये काम करते ही आपकी इक्वेशन सेपरेट हो जाएगी, मतलब चरों का पृथक्करण हो जाएगा। आपकी
एक्सरसाइज नंबर 2 में बदल जाएगी। आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन था उसमें बदल जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। यदि एक फैक्टर यानी कि गुणनखंड, यदि एक गुणनखंड x dy माइनस वाई डी एक्स हो, ये क्या कह रहा है, यदि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना उसमें एक फैक्टर अगर ऐसा है x dy माइनस वाई डी एक्स, तब ध्यान रखना आपको हमेशा v बराबर y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई बराबर v पुट करना है। ये वाला किया था ना काम, ये वाला काम किया था ना अपन ने, तो ये वाला यहाँ भी करना है। अगर एक गुणनखंड ऐसा दिया हुआ, ध्यान रखना इक्वेशन देख लेना, इक्वेशन में अगर एक ये वाला गुणनखंड है, इसके साथ में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक ये है तो हमेशा ये करना आपको, ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं। अगर x dy प्लस वाई डी एक्स एक गुणनखंड हो यानी कि एक फैक्टर हो, तब अगर माइनस बीच में है तब तो ये काम करना है, अगर बीच में प्लस लगा हुआ मतलब ये वाला फैक्टर अगर आपको दिया हुआ है इक्वेशन में, तब ध्यान रखना आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वी पुट करोगे। तब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वी पुट करोगे, ध्यान रखना। नंबर 4 की बात करते हैं। अगर किसी इक्वेशन में दोनों गुणनखंड है, दोनों फैक्टर हो, ठीक है, अगर किसी इक्वेशन में दोनों फैक्टर हो मतलब एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इंटू एंड, चाहे प्लस में हो चाहे गुणा में हो, प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये दोनों हो, तब हम क्या करेंगे, तब ध्यान रखना आप हमेशा x बराबर आर कोस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। आपकी सारी की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। यही 4 तरीके बनते हैं। इसके अलावा बनते हैं, जैसे मतलब जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या किया था, चरों को ही आपस में बदला था, ठीक है, कॉमन लेके या भाग देके इस प्रकार से चरों का पृथक्करण किया था। या आश्रित पद जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक तो इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि y तो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के बात है आपका इंटीग्रेशन होना चाहिए उसमें। तो ये 4 तरीके हैं, ये चारों के चारों तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। ये चारों के चारों तरीके पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन भी इसके ऊपर करते हैं। तो देखना, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर, यही है बिल्कुल। भाई साहब इसको क्या मान लो, v मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लो, x प्लस वाई बराबर v मान लो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखना सॉल्यूशन, माना x प्लस वाई बराबर v, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, 1 को उधर भेज दो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पुट कर दो और इसकी जगह v रख दो, तो v स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर, v को उधर भेज दो तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, 1 को इधर ले आओ तो प्लस हो गया, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर इसको उधर उधर कर दो तो देखना ये तो उधर चला जाएगा तो डी एक्स और ये वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखना, यहाँ से मैंने आपको बताया था अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये वाले दोनों सेम हो, यहाँ भी पावर यहाँ पावर सेम हो, या फिर ऊपर बड़ी हो तब नीचे वाले का ऊपर वाले में भाग दे देते हैं,
ऐसा हमने पढ़ा है। तो देखना भाग दो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर में वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भाग दो, ये वाला सेम रहना चाहिए, ठीक है, ये वाला सेम है मतलब एक बार जाएगा, मीन्स वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटा दो, ठीक है, घटा दो, ये कैंसिल, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा माइनस का। तो यहाँ से आपके पास भाग दिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर बटे वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, या वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वी बराबर डी एक्स, ठीक है। इसका तो क्या हो जाएगा, अवकलन v हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? तो देखना आगे चलते हैं, तो इसका तो हो जाएगा v माइनस इसका ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है, ए स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है, v, ठीक है, v की जगह वापस वैल्यू रख दो तो x प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a बराबर x प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? एक सेकेंड, 1/a होता है तो यहाँ a भी तो आएगा, ठीक है, a से एक पावर कैंसिल, तो x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a बराबर x प्लस सी, ये क्या आ गया, अपना फाइनल आंसर आ गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो इजी सा क्वेश्चन था, बस प्रतिस्थापन करके कुछ भी प्रतिस्थापन करो आंसर मिलना चाहिए, ये दिमाग का खेल है। ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, एग्जैक्ट से पहले का जो पार्ट था उसी से बिलोंग करती है। चरों का पृथक्करण जो एक्सरसाइज नंबर 2 अपन ने पढ़ी थी उसी पे पूरा का पूरा डिपेंड है, ठीक है। उसमें भी आगे जैसे जैसे बढ़ते गए अपन ने क्या किया था, कुछ ना कुछ मानकर सब्स्टिट्यूट करके चरों का पृथक्करण ही किया था। आगे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, x dx प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो अपन ने जो अभी रूल पढ़े थे, जो अभी जस्ट हमने रूल किए थे, उस रूल में ही ये नंबर 4 जो था रूल, सॉरी, जो अपन ने अभी जो मेथड्स लिखे थे, अपन ने जो मेथड्स लिखे थे, ठीक है, कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, उसमें नंबर 4 वाला यही था कि x dy और x dx प्लस y dy, ठीक है, दोनों तरह के फॉर्मेट हो आपके पास, ठीक है, ये दोनों गुणनखंड हो, ठीक है, ये दोनों x dx, ठीक है, ये दोनों गुणनखंड अगर आपके पास होते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा पुट करते हैं। तो पुट x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहाँ से देखना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इसका x के रिस्पेक्ट इसका अवकलन करो तो देखना 2x dx प्लस 2y dy बराबर 2r dr, ये 2 से 2 सब में कैंसिल, मीन्स x dx प्लस y dy बराबर r dr। क्लियर सभी स्टूडेंट को? भाग दे दो एक दूसरे में तो r से r कैंसिल, तो tan थीटा बराबर y अपॉन x, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स x आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, या tan थीटा की जरूरत है हमें, tan थीटा बराबर, इसका भी x के रिस्पेक्ट में अपन अवकलन करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर ये x स्क्वायर, x ऐसा का ऐसा, y का क्या हो जाएगा dy माइनस y ऐसा का ऐसा, x का क्या हो जाएगा dx।
क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक समझ में आया होगा। सारी वैल्यूज अपने पास आ गई, इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह में पुट कर देता हूँ आर डी आर। ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसकी जगह में क्या पुट करूंगा, इसकी जगह में पुट कर दूंगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साथ में ये एक्स स्क्वायर भी है, साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर भी, तो ये पुट कर दो, यानी कि आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक्स का मान आर कोस थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म कैंसिल, आर से एक पावर कैंसिल, तो 1 अपॉन आर, ये क्या बन जाएगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, ठीक है, और ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, तो डी थीटा बराबर ये बन जाएगा आपके पास, आर भी बाहर आ जाएगा इसका। ठीक है, आर भी बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ तो डी आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर डी थीटा। ठीक है, इसका क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स आर अपॉन ए बराबर थीटा प्लस सी, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। और यहाँ तक अपनी जो चैप्टर जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब चाहो तो सारी वैल्यूज़ अपन वापस पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन सारी की सारी वैल्यूज़ वापस पुट कर सकते हैं। तो देखना, पहले तो थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लो, साइन को उधर ले जाओ तो आर अपॉन ए बराबर साइन थीटा प्लस सी, ए को उधर ले जाओ तो आर बराबर ए साइन थीटा प्लस सी। अब आर की जगह तो क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, साइन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और ये मैच भी कर रहा है। तो इस टॉपिक के साथ, इस क्वेश्चन के साथ अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस आप इसके करते हुए चलें, क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, इसके आगे जो मेस्कलेनेस दिया हुआ है, मतलब विविध जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है सारों का मिलाकर, ये भी आप करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे जो चैप्टर खत्म होने के बाद दिया होता है ना, अब इसमें हमारे पास और कोई भी चीज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट में अपन ने स्किप नहीं की, A to Z मैटर पूरा अपन ने पढ़ा है, आप पढ़कर देखें। आगे अपनी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर, वो होगा प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो प्रथम घात के ना हो। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के तो होंगे लेकिन उनकी डिग्री एक नहीं होगी, ऑर्डर तो एक होगा लेकिन डिग्री एक नहीं होगी। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।